अगर मैं इसको रोल करूँ और इसमें आग लगाता हूँ, है ना, तो क्या होगा, गर्म पानी लिया बाउल में या किसी भी पैन में और बॉइलिंग वाटर को ऐसे हवा में डालते हैं तो वो फ्रीज हो जाता है, आइस बन जाता है। उसका क्यों होता है, क्या होता है, जितने भी ओशंस के पास एरियाज रहते हैं वो ठंडे रहते हैं। क्यों, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं होती। इसका रीज़न हम लोग आपके जो आपके कुकर्स रहते हैं ना, कुकिंग पैंस वगैरह रहते हैं, उसकी बॉडी तो मेटल की रहती है, बट जो हैंडल्स रहते हैं उसमें या तो वुडन का हैंडल रहता है या प्लास्टिक का हैंडल रहता है। क्यों, क्योंकि ये क्या हुआ, नहीं जल रहा ना, देखो मज़ा आया। तो यही है साइंस के मजे, उड़ाओ। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना हमारा, वो बात करता है कि कैसे किन किन तरह से आप एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। और एनर्जी का मतलब थर्मल एनर्जी, हीट को कैसे कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, है ना। हमने ये तो पढ़ लिया कि हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, थर्मल एनर्जी। अब उसको ट्रांसफ़र करने के क्या क्या तरीके होते हैं और कैसे करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वो थोड़ा पढ़ते हैं, है ना। सो सबसे पहला जो तरीका है उसको बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन कंडक्शन हमको मिलता है कंडक्टर से। कंडक्टर्स उन मेटल्स को, एलिमेंट्स को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं या हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जैसे कोई भी एक मेटल हो गया, है ना, तो मेटल्स में क्या होता है, हीट ट्रांसफर हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर हो सकती है, समझे। हीट ट्रांसफर कहाँ से होती है, हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉटर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, है ना। तो इसको एक एक करके लिखो, समझ में आएगा। कंडक्शन is the process of transfer of energy from यहाँ लिख लो हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं, फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी, ठीक है। सो हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होती है। अब हीट ट्रांसफर कैसे होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं मेटल के अंदर या एलिमेंट के अंदर, जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। जब उनमें हीट ट्रांसफर करते हैं हम, तो क्या होगा, वो ज़्यादा वाइब्रेशन करेंगे, ज़्यादा एक्साइट होंगे, एक्साइट होने की वजह से वो ज़्यादा टकराएंगे, ज़्यादा मूवमेंट करेंगे। वो जब टकराएंगे, जब एक पार्टिकल, एक एटम दूसरे एटम से टकराएगा तो वो उसको एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा। सो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। बट अगर कहीं ऐसा नहीं हो पा रहा है, जैसे इंसुलेटर्स में ऐसा नहीं हो पाता, इंसुलेटर में फ्री पार्टिकल्स नहीं होते, तो वो हीट को ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाता। इसलिए आप देखते हैं हम लोग कि जो आपके कुकर्स रहते हैं ना, कुकिंग पैंस वगैरह रहते हैं, उसकी बॉडी तो मेटल की रहती है, बट जो हैंडल्स रहते हैं उसमें या तो वुडन का हैंडल रहता है या प्लास्टिक का हैंडल रहता है। क्यों, क्योंकि ये मेल्ट हो जाते हैं, ये जलेंगे नहीं, ये गर्म नहीं होंगे, हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे, समझे। ये बर्न हो जाएंगे लेकिन हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे अपने अंदर से, समझे। तो लिख लो, heat transfers from one point to another due to increased vibration of particles, ठीक है। These particles collide with other particles, है ना। ये पार्टिकल्स और जो दूसरे पार्टिकल्स हैं उससे कोलाइड करेंगे, रिजल्टिंग इन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, है ना। और इसी वजह से हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है फर्दर पॉइंट्स, समझे। एक और लिख लो, दिस हैपेंस ओनली इन कंडक्टर्स ड्यू टू
फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट नॉट इन इंसुलेटर्स, है ना, इंसुलेटर्स में नहीं होता, समझे। इसका भी मैं तुमको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, बड़ा मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है, तो वो करके दिखाता हूँ, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल, wooden handles in cooking pan doesn't heat up, ठीक है, वो हीट अप नहीं, ज़्यादा गर्म नहीं होंगे, समझे। तो एक एग्जाम्पल हो गया, है ना। बट उसका अगर मेटालिक बॉडी होगी तो वो हीट हो जाएगी, समझे। अब इसका मैं तुमको एक एग्जाम्पल, एक ना एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। देखो ध्यान से देखो, ये एक पेपर है ना, दिख रहा है ना, ये पेपर है मेरा, आज खरीद के लाया हूँ, मेरे पास नहीं होता, मैं इसका कुछ काम नहीं, तो क्या होएगा, जलने लगा, है ना। नॉर्मल सी बात है भाई, पेपर तो जलेगा ना, क्यों, क्योंकि भाई ये हीट को ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, इससे हीट ट्रांसफर ही नहीं हो रही, तो सारी हीट एक ही जगह इकट्ठे हो रहा है, तो उसकी वजह से फायर लग रही है ना। अब इसी पेपर को, इसी सेम पेपर को अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये ना जले तो क्या होगा भाई, अगर ना जले तो उसके लिए एक काम कर सकता हूँ कि ये जो हीट एक जगह इसकी इकट्ठी हो रही है ना, इसको मैं किसी तरह से ट्रांसफर कर दूं। तो ट्रांसफर करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ देखो, अभी मेरे पास सेम पेपर है, ठीक, लेकिन मैंने क्या करा, अब इसकी हीट ट्रांसफर हो जाए तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक आयरन का, एक मेटल का स्क्रू ले लिया, ठीक है। अब आपको पता है मेटल जो होता है वो इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या करेगा, ये जो मेटल है ना, ये इसको बर्न नहीं होने देगा, ये इसके थ्रू, अपने थ्रू सारी हीट को ट्रांसफर कर देगा टू द फर्दर पॉइंट्स, ठीक है। ये इतना बर्न नहीं हो पाएगा जितना ही पहले हो गया, देखो थोड़ा सा हाथ बजा के करता हूँ, क्या हुआ, नहीं जल रहा ना, देखो मजा आया, देखो दोबारा करता हूँ, नहीं जलेगा, क्यों, क्योंकि अब जो ये हीट यहाँ आ रही है ना, वो ट्रांसफर होकर उधर जा रही है, देखो बस हल्का सा निशान है और वो सेम पेपर है। अब मैं इसको दोबारा जलाता हूँ तो हो गया ना। तो यही है साइंस के मजे, उड़ाओ, ठीक है, मुझे मजा आया है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है कि अगर हमको मेटल्स के बीच में हीट को ट्रांसफ़र करना है, या फिर ऐसी बॉडी से हीट को ट्रांसफ़र करना है, दो बॉडीज़ के बीच में हीट को ट्रांसफ़र करना है जबकि वो मूवमेंट ना कर रही हो, है ना, दोनों रखी हुई है। जैसे अगर ये मान लो कोई मेटल का बॉक्स है, अगर मैं यहाँ फायर लगाऊंगा तो वो पूरा थ्रू आउट द ये अपना रॉड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी और कोई मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है ना। अब क्या होगा, उसको तो कंडक्शन बोलते हैं। अब क्या कह रहा हूँ मैं कि अब हम मुझे मूवमेंट के थ्रू हीट को ट्रांसफ़र कराना है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एयर या लिक्विड, है ना, किसी फ्लूइड के थ्रू, उसके मूवमेंट के थ्रू हीट को ट्रांसफ़र करा रहे हो, ऐसे हीट ट्रांसफ़र को बोलते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन करंट भी करके सुना होगा, है ना। कन्वेंशन क्या होता है, जब आप हीट को ट्रांसफ़र कराओ थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, जैसे गर्म पानी को ठंडे में मिला देना, है ना, एयर को किसी, जैसे ब्लोअर्स होते हैं ना, विंटर्स में ब्लोअर्स करते हैं हम लोग यूज़, है ना, समर्स में एसी करते हैं, तो एसी क्या होता है, ठंडी हवा आती है, ठंडी हवा से क्या होता है, आसपास का जो रूम का एनवायरनमेंट है वो ठंडा होता है। सो दैट इज कन्वेंशन। ओके, तो लिख लो कन्वेंशन। कन्वेंशन इज द ट्रांसफर of heat energy by movement of fluids। और फ्लूइड्स में कौन कौन आ जाते हैं, लाइक लिक्विड एंड गैसेस, है ना। तो अगर लिक्विड और गैसेस के मूवमेंट से हीट को ट्रांसफर करते हैं तो उसको बोलते हैं कन्वेंशन, है ना। कंडक्शन में क्या हो रहा था, कंडक्शन में ये भी लिख लो नोट पॉइंट के था, कंडक्शन में नो मोशन, कोई मूवमेंट नहीं था, नो मोशन इन बॉडीज, है ना भाई, बॉडी स्टेबल रखी है तो भी गर्म हो जाएगी। लेकिन कन्वेंशन में क्या होगा, मूवमेंट होगा, मूवमेंट
ऑफ फ्लूइड्स। समझे? अब आपको पता है कि जब किसी बॉडी को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होती है, चाहे वो लिक्विड है या गैसेस है ना। तो अब क्योंकि वो एक्सपैंड कर रहे हैं तो अलग अलग उनके क्या होंगे एप्लीकेशंस होंगे। अगर कोई एयर, ठंडी एयर कहीं मूव करेगी तो वो उसका एनवायरनमेंट को ठंडा कर देगी, कहीं गर्म हवा मूव करेगी तो उसको गर्म कर देगी, तो उसके एप्लीकेशंस है। तो एक एक करके उन एप्लीकेशंस को समझते हैं ना। इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि जगह बहुत लेगा, अभी यही कर देता हूँ। देखो, हमें पता है कि जब कभी भी एयर गर्म होती है, एयर को गर्म किया जाता है तो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन बढ़ता है। वाइब्रेशन बढ़ने से क्या होता है, वो एक्सपैंड होती है, क्योंकि भाई उनको दूर दूर भागना है, बहुत तेज वाइब्रेट होना है। वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड होने की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगी, और वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, डेंसिटी घटेगी। यानी कि गर्म हवा लेस डेंस होती है देन द कोल्डर एयर, है ना। तो ऐसे में जब कभी भी किसी की डेंसिटी किसी के रिस्पेक्ट में कम होती है तो क्या होता है, लोअर डेंसिटी वाला ऊपर पहुंच जाता है, हायर डेंसिटी वाला नीचे आ जाता है ना। तो उसको मैं पॉइंट्स में लिखाऊंगा तो समझ में आएगा। वी नो हॉट एयर expands and has high volume and less density than cool air, है ना। अब इसी को समझो, अगर आपको गर्मी हो रही है ना, गर्मी हो रही है, गर्मी में एयर गर्म हो जाएगी। तो अगर मैं किसी तरह हॉट एयर को ऊपर ले जाऊं और कोल्ड एयर को नीचे छोड़ दूं और उसको आसपास कैप्चर कर लूं, ठंडी हवा को, और हॉट एयर को ऊपर छोड़ दूं, तो क्या मेरा रूम का टेम्परेचर ठंडा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, है ना। इसी फेनोमेना की हेल्प से क्या होता है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज वर्क करते हैं। या आपका रूम का वेंटिलेशन सिस्टम जो होता है वो भी ये करता है कि गर्म हवा को बाहर निकालता है। जैसे मेरे कोचिंग में वेंटिलेशन लगा है तो वो क्या कर रहा है, गर्म हवा को बाहर कर रहा है और फ्रेश ठंडी एयर रूम के अंदर आ रही है, समझे। तो इस तरह से ये जो अपना एप्लीकेशन है कन्वेंशन के, हम कन्वेंशन के हेल्प से टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ठीक। इसको लिख लो क्या क्या एकदम आएंगे पॉइंट टू पॉइंट। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम पढ़ेंगे दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में भी पूछने जाते हैं, दैट इज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। पहले सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को समझाता हूँ, फिर उसके नोट्स लिखवाऊंगा, ठीक। इसके आगे लिखो, देयरफॉर hot air due to less density moves upward while cold air due to high density remains डाउन, ठीक है। अब अगर हॉट एयर ऊपर है कोल्ड एयर नीचे है तो गर्मी में तो बड़ा फायदा होएगा, है ना। गर्मी में खाली हॉट एयर को ऊपर रखना है हमको, कोल्ड एयर को नीचे कैप्चर करके रखना है, तो हमारा टेम्परेचर मॉडरेट हो जाएगा। इसी की वजह से क्या होता है, जितने भी ओशंस के पास एरियाज रहते हैं वो ठंडे रहते हैं। क्यों? मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं होती। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, उसको बोलते हैं सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ना वहाँ बहुत ठंड पड़ती है ना वहाँ बहुत गर्म होती है, ठीक है। उसको समझते हैं पहले। तो सबसे पहले हम समझते हैं सी ब्रीज क्या होती है। लिख लो सी ब्रीज। अब पहले मैं इसको समझाऊंगा फिर बाद में नोट्स देखेंगे इसके, ठीक। देखो आपको पता है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होती है ओशन के आसपास, ठीक है। ओशन के आसपास क्या होता है, एक जगह तो पानी होता है, एक जगह लैंड होता है ना। तो पहले एक डायग्राम बनाता हूं। ये मान लो आपका ब्लू कलर का जो है वो ओशन है, इसको लिख देता हूं ओशन या पानी आसपास, ठीक है। उसी के बाजू में होता है क्या, लैंड, है ना। यह है आपका जमीन, समझे।
अब हमें पता है ना, हमें पता है स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ज़्यादा होती है वाटर की एज कंपेयर टू लैंड, है ना। ज़मीन के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी यानी हीट को मतलब अपने अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वाटर को बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, यानी वाटर जल्दी से गर्म नहीं हो सकता, है ना। तो क्या होगा भाई, यहाँ मान लो सन है, यहाँ बना देता हूँ सन, ठीक है, ये हमारा सन है। अब सन क्या करेगा, हीट भेजेगा किधर, वाटर के पास भी और लैंड के पास भी, है ना। होगा क्या कि वाटर ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लिख लो, वाटर ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत देर में गर्म होएगा, है ना, विल नॉट गेट एज हीटेड एज लैंड, है ना। तो वाटर तो जो है वो तो उतना गर्म नहीं हो पाएगा, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बट लैंड की कम होती है, ज़मीन की कम होती है, तो ज़मीन क्या हो जाएगी, बहुत जल्दी हीट हो जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, एयर जो होगी, हवा, है ना, एयर जो होगी, हवा अबव द सी वो ठंडी होगी, है ना। एयर जो होगी वो ठंडी होगी, और वो क्या होगा, ठंडी एयर चूंकि डेंस होती है तो वो लैंड जो है, ज़मीन जो है उसके पास जाएगी, है ना, उसके पास जाएगी और समंदर का एरिया के आसपास का एरिया बहुत ठंडा रखेगी। बात समझ में आ रही है भाई। जो लोग मुंबई के हैं या जो ओशन के आसपास रहते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप चौपाटी जाओ, जूहू जाओगे ना, तो आपको क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा मिलती है, बहुत ज़्यादा ना, मज़ा आएगा। अगर आप बीच के आसपास, जो लोग रहते हैं बीच के आसपास, तो उनको तो बहुत मतलब गर्मी इतनी नहीं पड़ती है वहाँ पे, है ना, टेम्परेचर बहुत राइज नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ड्यू टू सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, है ना, वो टेम्परेचर को मॉडरेट रखने का काम करती हैं। तो यहाँ से क्या होगा, कोल्ड एयर ठंडी हवा मूव करेगी टुवर्ड्स द लैंड, ठीक है। और यहीं पर ही क्या होगा, हॉट एयर भी होगी, क्योंकि लैंड गर्म होगा तो लैंड के पास कैसी एयर होगी, हॉट एयर। इसको लगा देता हूँ इधर, ये है हॉट एयर फ्रॉम लैंड, ठीक है। ये क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगी, वहीं पे क्या होगा, ठंडी एयर ओशन से जो आ रही है वो टेम्परेचर को मॉडरेट रखेगी। तो क्या होगा, इस वजह से थ्रू आउट द डे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, किसका, आसपास के एरियाज का जो ओशन का है, ठीक है। थ्रू आउट द डे जो रहेगा बहुत मॉडरेट सा टेम्परेचर रहेगा, बहुत गर्मी नहीं होगी, समझे। तो लिख लो यहाँ पे, वाटर ड्यू टू हाई स्पेसिफिक गेट देयरफॉर एयर above the sea will remain cool and will flow towards the land, ठीक है। whereas air above the land is hot and will rise upward, है ना, due to which क्या होगा, the temperature in daytime will remain cool or moderate due to cool breeze
फ्रॉम ओशन टू लैंड, इसको ओशन की जगह लिखो, सी टू लैंड नोन एज सी ब्रीज, है ना। तो सी ब्रीज ठंडा रखती है आसपास के एरिया को ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। तो यहाँ लिख लो ड्यू टू विच द टेम्परेचर इन डे टाइम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर इन डे टाइम विल रिमेन कूल और मॉडरेट ड्यू टू कूल ब्रीज फ्रॉम द सी टू लैंड नोन एज सी ब्रीज, समझे। तो ये होता है अपना सी ब्रीज। इसी का अपोजिट हो जाता है लैंड ब्रीज में। लैंड ब्रीज में क्या होगा, देखो लैंड ब्रीज चलती है नाइट टाइम, रात के समय क्या होता है, अभी पूरे दिन धूप रही थी तो वाटर का टेम्परेचर बड़ा होगा, अब उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो लूज भी बहुत टाइम में करेगा और गेन भी बहुत जल्दी बहुत टाइम में करेगी। और वाटर जो है वो हीट को लूज भी बहुत देर में करेगा, है ना, और गेन भी बहुत देर में करेगा। एकदम से नहीं होगा, वाटर का टेम्परेचर एकदम से नहीं बढ़ेगा, अभी हमने पता चला क्यों, है ना। लेकिन लैंड क्या होगा, बहुत जल्दी गर्म भी हो जाएगा, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। तो अब रात के समय क्या हो रहा होगा, एयर अबव द ओशन जो है वो हॉट हो जाएगी और राइज कर जाएगी ऊपर की तरफ, लिख लो इसको, एयर अबव द what, air above the sea will be hot and rise up, ठीक है। ऊपर चली जाएगी, वहीं जो अपना क्या है लैंड है, लैंड के पास एयर क्या होगी, ठंडी, तो वो ठंडी होने की वजह से क्या होगा, नीचे की तरफ फ्लोट करेगी और मूव करेगी टूवर्ड्स सी। तो इस ठंडी एयर की वजह से क्या होगा, ठंडी एयर की वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं पड़ पाएगी रात में, क्योंकि सारी ठंडी हवा इधर जा रही है और हॉट एयर उधर से बैलेंस कर रही है उसको, है ना। सो दैट इज हाउ टेम्परेचर इज मेंटेन्ड थ्रू आउट द डे एंड नाइट, है ना। तो ये है कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टूवर्ड्स सी, ठीक है, नोन एज लैंड ब्रीज, इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। तो इसकी पूरी थ्योरी नहीं लिख पा रहा हूँ, सिर्फ अपोजिट कर दोगे तो वो काम चल जाएगा, समझे। ये 2 पॉइंट्स है तो इसी से ही बना के लिख सकते हैं, समझे। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। ये रात में वाटर की बहुत ज़्यादा होती है, तो वाटर रात में बहुत देर में ठंडा होएगा, है ना। तो बहुत देर में ठंडा होएगा तो क्या होगा, इसकी जो ऊपर की हवा है वो गर्म रह जाएगी और इसके आसपास की जो एयर है वो ठंडी हो जाएगी। तो ठंडी होने की वजह से क्या होगा, वो टेम्परेचर एक दूसरे के साथ मेंटेन हो जाएगा। समझ में आई बात, आई होप आ गई होगी, है ना। इसी के ही कुछ एग्जाम्पल ये भी आ जाते हैं, जैसे आपका रूम हीटिंग सिस्टम हो गया। रूम हीटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो अगर आप देखते हो ना रशिया वगैरह या ऐसी जहाँ कंट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, सो दे यूज द रूम हीटिंग सिस्टम, जहाँ पे वाटर पाइप्स में पानी, गर्म पानी होता है और वो वॉल्स में घूमता है। वॉल्स में घूमने की वजह से क्या होता है, क्योंकि वाटर गर्म है तो वो हीट को ट्रांसफर कर देगा आसपास की एयर में, है ना। इसी तरह से ब्लोअर भी वर्क करता है, तो वो क्या करेगा, आसपास के एयर को गर्म कर देगा एंड यू विल फील अ मॉडरेट टेम्परेचर इन योर रूम, है ना। बाहर होता है, बाहर ऐसा भी होता है, हम लोग ब्लॉग्स में देखते हैं कि -20 डिग्री, -45 डिग्री टेम्परेचर है। अंदर आते हैं साइबेरिया जैसी जगह में, रशिया में, जहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे बाहर होता है -40, -30 डिग्री टेम्परेचर। रूम में आते हैं, ड्यू टू गुड रूम हीटिंग सिस्टम क्या होता है, अंदर टेम्परेचर होता है 30 डिग्री, 25 डिग्री। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं कन्वेंशन के, समझे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपना यही था, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, ठीक है। तो आई होप समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो फिर भी पूछना। लास्ट है अपना, मतलब इस टॉपिक का नहीं बट हीट ट्रांसफर कैसे करते हैं उसका, दैट इज रेडिएशन। अब रेडिएशन सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में सुना होगा।
रेडिएशन से जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था नागासाकी हिरोशिमा पे, तो रेडिएशन फैली थी, है ना। वो रेडिएशन क्या है, फैली थी, एक वर्ड है फैला था, फैलता कैसे है ना। तो उसको खाली समझना है। देखो रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन क्या है, अभी तक हमें पता चला कि हमने जो हीट ट्रांसफर करी थी वो थ्रू अ मीडियम ट्रांसफर करी थी, है ना। भाई आपने एक मेटल को मेटल से कनेक्ट कराया तो आपकी हीट ट्रांसफर हुई, है ना। आपने कोल्ड एयर को हॉट एयर में मिक्स कराया तो आपकी हीट ट्रांसफर हुई, है ना। हॉट वाटर को कोल्ड वाटर में कराया तो हीट ट्रांसफर, यानी कि कोई ना कोई फिजिकल टच था, है ना, कोई फिजिकल मीडियम था जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही थी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं आपके पास से ये अभी मैं आपके पास से क्या करूँगा कि कोई मीडियम को हटा लूँगा। अब कोई मीडियम नहीं है, अब मुझे हीट ट्रांसफ़र करके बताओ क्या हो सकती है हीट ट्रांसफ़र, अगर अभी कोई मीडियम नहीं है, फिजिकल टच वगैरह कुछ नहीं है, हो सकता है। भाई रोज़ तुम देखते हो, एग्जाम्पल क्या है इसका, बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आ गया होगा, हीट कमिंग फ्रॉम सन, है ना। भाई सन में से हीट आएगी, कैसे आ रही है, कोई उसके लिए कोई पाइपलाइन थोड़ा डली हुई है, नहीं है ना, कोई रास्ता तो बना हुआ नहीं है, नेशनल हाईवे तो कोई बना नहीं है, कैसे आ रही है, ऑटोमेटिकली विदाउट एनी मीडियम, स्पेस हैज नो मीडियम, इट हैज ओनली वैक्यूम, and radiation or light energy doesn't require any kind of medium, only sound energy require a medium because they vibrate, है ना। बहुत सारे बच्चे में यार पार्टिकल भी तो वाइब्रेट हो, अभी पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, ये फिजिक्स तुम्हारी 10th तक के लिए सीमित है, क्लास 9-10 तक के लिए पार्टिकल्स को वाइब्रेट करने दो। अभी तुमने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, है ना, सुपरपोजिशन, ये सब नहीं पढ़ा, वो पढ़ लोगे तो तुम कहोगे अच्छा ऐसा भी है क्या। तो उधर नहीं जा रहा हूँ मैं अभी, बट अभी के लिए मान लो तुम्हारी जो सन रेज हैं वो वेव्स हैं, है ना, वो वेव्स हैं, वो कैसे आ रही हैं, थ्रू रेडिएशन, है ना। दे डोंट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू कम टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, है ना। तो लिख लो रेडिएशन इज अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी without any medium, unlike conduction and convention, है ना। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसका, सन रेज reaches Earth's surface through what? Local train? No. Uttar Pradesh roadways? Not Uttar Pradesh roadways, but radiation. ठीक है, तो सन रेज कैसे आती है, थ्रू रेडिएशन। अब रेडिएशन की हेल्प से बहुत सारे पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करके पहुंच जाते हैं। अभी फिर बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो, वाइब्रेशन ये वो, वाइब्रेशन के लिए तो मीडियम चाहिए, अभी टेंशन मत लो, तो बाद में समझाऊंगा, बट अभी के लिए फिलहाल इतना समझो कि रेडिएशन आपको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप भी विदाउट एनी मीडियम ट्रैवल कर सकता है, समझे। एग्जाम्पल है इंफ्रारेड रेज होती है, और कोई सा एग्जाम्पल इसका, इंफ्रारेड रेज हो गई है ना, इंफ्रारेड रेज के थ्रू आप क्या करते हो, थर्मल एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। अच्छा, इसमें क्या होता है, रेडिएशन एब्जॉर्ब भी होती है और एमिट भी होती है, हीट एमिट भी होती है, एब्जॉर्ब भी होती है। अब कौन एमिट कर सकता है, कौन एब्जॉर्ब करता है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो हमेशा याद रखो, डार्क कलर्स जो होते हैं ना वो विंटर्स में ज़्यादा पहने जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, डार्क कलर्स हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर एमिट भी आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं गर्मियों में डार्क कलर्स के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों, क्योंकि गर्मी हो रही है। अब जैसे कि मैंने ग्रे कलर की टी शर्ट पहने की, अब टेम्परेचर अभी जहाँ मैं हूँ यूपी में 40 डिग्री के आसपास जाता है ना, अब 40 चला जाता है, अभी तो खैर मौसम बारिश का है, बट 40 डिग्री के आसपास तक रहता है। अगर मैं 40 डिग्रीज में ये पहन के जाऊँगा तो क्या करेगा, ये सारी सनरेज को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर और फिर एमिट भी करेगा। अब ये जितनी भी गर्मी निकालेगा वो सब मेरे बॉडी पे जाएगी, ठीक है। यहीं पर ही अगर मैं लाइट कलर जैसे वाइट हो गया, है ना, या क्रीम हो गया, शाइनी कलर, इसको यूज़ करूँगा तो शाइनी कलर क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा, कोई भी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा बल्कि रिफ्लेक्ट कर देगा उसको,
ठीक है, तो लिख लो। अच्छा, रिफ्लेक्शन और एमिशन में डिफरेंस होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब जो आया उसको टक्कर मार के उधर ही पहुंचा दिया, है ना। जैसे लाइट रेज आती है ना, वो शीशे पे पड़ती है, मिरर पे, और मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाती है, वो होता है रिफ्लेक्शन। एमिशन होता है एब्जॉर्ब करने के बाद अपने अंदर से एमिट करना, नई चीज पैदा करना, समझे। तो उसको समझ लेना एक बार। डार्क कलर्स कैन absorb the light or heat energy and can also emit them into heat energy। बट डार्क कलर्स क्या करेंगे, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसको लाइट या हीट की जगह ऐसे लिख लो रेडिएशन, वो ज्यादा तुम्हारे आंसर में अच्छा लगेगा। लाइट डार्क कलर्स कैन एब्जॉर्ब द रेडिएशन एंड कैन एमिट देम एंड कैन आल्सो एमिट देम इनटू द हीट एनर्जी, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं हीट एनर्जी में, समझे। वहीं पर ही इसका अपोजिट करता है व्हाट, शाइनी कलर्स। शाइनी और लाइट कलर्स like white, cream can reflects the radiation and cannot emit the radiation in form of heat, समझे। और हीट को रेडिएशन को हीट में कन्वर्ट भी नहीं करेंगे, एमिट भी नहीं करेंगे, समझे। तो ये बहुत पुअर एमिटर्स होते हैं, शाइनी या लाइट कलर्स, और डार्क कलर बहुत बढ़िया वाले एमिटर्स होते हैं, समझे, और एब्जॉर्बर भी अच्छे होंगे। एग्जाम्पल क्या आ गया, जैसे हाउसेस के जो रूफ रहते हैं ना, उनको लोग वाइट पेंट करा देते हैं, या रेफ्रिजरेटर का जो बैक साइड रहती है, रेफ्रिजरेटर का बैक साइड, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, फेंस बोलते हैं आई थिंक। अपने फ्रिज के पीछे जाके देखना, एक वो जाली सी लगी होगी, उसको फेंस बोलते हैं। वो क्या करता है, वो कौन से कलर का होता है, ब्लैक। क्यों, वो जो फ्रिज की हीट निकल रही है ना, उसको एब्जॉर्ब करके बाहर एमिट कर रहा है, वो बाहर फेंक रहा है, तभी तुम्हारा फ्रिज डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, वो ठंडा रख रहा है उसको, समझे। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, और भी चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक। अब इसी में आ जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी जल्दी से समझा देता हूँ। देखो, हरे घर के इफेक्ट को क्या बोलते हैं, असर, हरा घर का असर। तो हरे घर के असर का क्या मतलब है, ये रहा तुम्हारा सन, ठीक है, ये रहा तुम्हारा अर्थ का सरफेस, और ये रहा तुम्हारा, इसको लिख देता हूँ अर्थ, ये रहा तुम्हारा एटमॉस्फेयर, है ना। सन की रेज रेडिएट होके इधर आएंगी, टकराएंगी अर्थ के सरफेस पे, और वापस जाना की कोशिश करेंगी। जब वो वापस जाएंगी तो एटमॉस्फेयर क्या करेगा, सबसे पहले तो आते वक्त इनको रोकेगा, कितनी रोक पाएगी, नहीं रोक पाएगी तो क्या करेगा, जाते टाइम जो रेडिएट हो रही है हीट, उसको क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। क्यों, क्योंकि देखो यार लेयर है किसकी, एटमॉस्फेयर की, और एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेज होती हैं, जो नेचुरल है उनकी बात नहीं कर रहा, जो हार्मफुल गैसेज आ चुकी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, है ना, पेट्रोलियम से एमिशन होता है, मीथेन हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, ये कौन सी हार्मफुल गैसेज होती हैं, ये क्या करती हैं, ये हीट को ट्रैप कर लेती हैं। लिख लो इसको, हीट को क्या कर रही है, ट्रैप कर रही है, और ट्रैप करने की वजह से क्या हो रहा है, हीट रेडिएट नहीं हो पा रही, बाहर ही नहीं जा पा रही है, और यही बेचारी रह गई। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज करेगा, टेम्परेचर विल राइज, ठीक है। एक बार और रिकैप दूं, अर्थ से सनरेज आएंगी रेडिएशन के थ्रू, रेडिएशन आएंगी अर्थ पे टकराएंगी, टकराने के बाद वापस जाने की कोशिश करेंगी, तो एटमॉस्फेयर में क्योंकि हार्मफुल गैसेज है जैसे CO2
मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या करेंगे, उसको ट्रैप कर लेंगी। ट्रैप करने से क्या होगा कि जो गर्मी बाहर जानी चाहिए थी स्पेस में, हीट जानी चाहिए थी स्पेस में, वो अर्थ पे रह जाएगी, इसलिए अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। इसलिए आजकल जो फोकस किया जा रहा है वो ग्रीन फ्यूल पे किया जा रहा है, क्योंकि उसमें हार्मफुल गैसेज नहीं होती जो हमारे एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय नहीं करती। इसलिए तो लोग कहते हैं कि भाई ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन लाओ, है ना, सोलर का यूज़ करो। दिमाग थोड़ा खराब है, बिना बात पेट्रोल को कोसते हैं रोज बैठ के, समझे। तो इसलिए करते हैं ताकि भाई ये हमारा जो अर्थ है वो बच जाए, उसके अलावा घर नहीं है हमारा, ठीक है। अगर ये खराब हो गया तो कहाँ मार्स पे प्लॉट खरीदोगे, पता नहीं क्या रेट चल रहा है आजकल वहाँ पे, और टाइम हो गया, गया नहीं हूँ, जाऊँगा तो बताऊँगा तुमको भी, ठीक। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी, है ना। आपकी बॉडी कोई भी या कोई भी सब्सटेंस कितना जल्दी कूल हो जाता है, कितना जल्दी उसका टेम्परेचर कम होता है। अब देखो वो जो चीज़ है ना वो डिपेंड करती है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, आप जहाँ से उसको चेंज करना चाह रहे हो, है ना, जो हाई पॉइंट है और लो पॉइंट है वहाँ पे डिफरेंस कितना है टेम्परेचर्स का। जैसे आपने कई बार ना एक एक्सपेरिमेंट बड़ा चलता है यूट्यूब पे, गर्म पानी लिया है कि जहाँ ऐसी कंट्रीज जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है, तो वहाँ क्या करते हैं लोग, एक्सपेरिमेंट बड़ा देखा होगा तुम लोगों ने, कि गर्म पानी लिया बाउल में या किसी भी पैन में, और बॉइलिंग वाटर को ऐसे हवा में डालते हैं तो वो फ्रीज हो जाता है, आइस बन जाता है उसका। क्यों होता है? उसका रीजन ये है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है जहाँ वाटर का, और जो एक्चुअल टेम्परेचर है उस कंट्री का, है ना, सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है। यानी कि गैप जो है ना, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। और हमेशा टेम्परेचर जितना गैप होगा टॉप पॉइंट, टॉप लेवल टेम्परेचर, लो लेवल टेम्परेचर पे, उतना जल्दी वो ड्रॉप हो जाता है ना। इसलिए क्या होगा, अगर आप नॉर्मल सर्दी है 1-2 डिग्री टेम्परेचर और वहां बॉइलिंग वाटर उछालोगे कुछ नहीं होएगा, है ना, क्योंकि इतना टेम्परेचर नहीं होगा। वाटर का 100 डिग्री सी हो, 2 डिग्री सी पे तो 98 डिग्री सी का डिफरेंस है। यहीं पर अगर आप -40 डिग्री हो जाए तो कितना हो जाएगा, 140 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा। इसी तरह अगर मान लो आपका टेम्परेचर -40 डिग्री है, बट वाटर जो है था वो आपका 2 डिग्री पे था, तो क्या होगा, उसको स्प्लैश करोगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस ही नहीं है ना। तो जो जितनी ऊंचाई से उतना उतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है, जो जितनी ऊंचाई से गिरता है उतना ज्यादा चोट लगती है, उतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो इस फिनोमेना को याद रखो, ठीक है। तो इसको लिख लो, ऐसे कि रेट ऑफ कूलिंग ऑफ टेम्परेचर लिखो, या क्या ऑब्जेक्ट लिख देना, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी कूल होगा वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। देखो अभी मैंने बताया कि तो टेम्परेचर डिफरेंस है, दूसरा है सरफेस एरिया पे। अभी आप लोगों ने देखा हो जो आपके घर में बुढ़े होंगे ना, बुढ़े बेचारे, दादा दादी नाना नानी, तो वो लोग अगर चाय पीते हैं ना, तो चाय कैसे पीते हैं, वो जो बाउल रहता है ना, एक तो कप होगा और एक प्लेट होगी छोटी सी, उसमें डाल के पीते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया चाय का। तो चाय का सरफेस एरिया बढ़ाया तो चाय का टेम्परेचर ज्यादा जल्दी ड्रॉप होएगा, ज्यादा जल्दी वो ठंडी हो जाएगी। इसलिए गर्म खाना होता है तो मम्मी क्या करती है, बड़ी बड़ी प्लेट में लाती है उसको, क्यों, क्योंकि वो ठंडा जल्दी हो जाएगा, समझे। तो रेट ऑफ कूलिंग ऑफ टेम्परेचर ऐसे लिख लो, वाटर एट 90 डिग्री सी, अगर कोई वाटर है 90 डिग्री सी will cool faster as compared to water at 50 डिग्री सी, ठीक है। एंड द टी when poured on a flat bowl, है ना, फ्लैट बाउल, प्लेट, जो भी लिखना है लिख लो, cooled faster, cools faster as compared to, कंपेयर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, ई लगाना भूल गया, कंपेयर्ड एज कंपेयर्ड टू टी प्लेस्ड इनसाइड अ कप, है ना। तो इसका रीजन क्या है, दिस इज ड्यू टू टू रीजंस। वो दो रीजन कौन कौन से, कूलिंग ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ
द बॉडी एंड व्हाट सराउंडिंग। ठीक है, ग्रेटर द डिफरेंस, greater the rate of cooling। पहला पॉइंट ये होगा, और दूसरा पॉइंट क्या होगा, एंड ऑल्सो it depends on surface area of body। So greater the surface area, greater the rate of cooling। ठीक है, जितना ज्यादा एरिया सरफेस एरिया उतनी जल्दी कोई चीज ठंडी होगी, और जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतने ज्यादा कूलिंग जल्दी होगी, है ना। समझ में आया। इसके अलावा कोई और भी, नेचर ऑफ सब्सटेंस कैसा है ना, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, ये भी हो सकता है एक रीजन, है ना। इसके अलावा एयर मूवमेंट, एयर किस तरह से मूव कर रही है, तो ये दो पॉइंट भी आप ये भी लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो। ऑल्सो नेचर ऑफ सब्सटेंस, भाई पानी को ठंडा होने में बहुत टाइम लगेगा, मेटल रॉड बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। दूसरा एयर मूवमेंट, अब एयर मूवमेंट तो तुमको पता ही होगा ना, सर चाय पीते हैं ना, ऐसा करोगे, ऐसे करते हैं वो, ऐसे करते हो ना, चाय पी रहे हो या दूध पी रहे हो, जो भी पी रहे हो, कुछ गर्म चीज खा रहे हो तो क्या करते हो, क्यों मारते हो फूक, कुछ फूक रहे हो, मंत्र मंत्र फूकते हो उस पर, मंत्र फूकने से ठंडी होगी, नहीं भाई, मंत्र फूकने से थोड़ा होगी, वो क्यों होगी, क्योंकि जब आप एयर का मूवमेंट करते हो, तो क्या होता है, एयर हीट को थ्रू कंडक्शन या कन्वेंशन, किससे कैसे लेके जाएगी हीट को, कन्वेंशन के थ्रू ये हीट एब्जॉर्ब करती हुई एयर निकल जाएगी और आपको ठंडा करके देगी, क्या, चाय, खाना, पानी, जो भी है, समझे, समझ में आया। चलो अब आते हैं लास्ट टॉपिक में, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर्स। एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर्स, यार ये तो बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको जल्दी जल्दी से खत्म कर देते हैं, फिर अपना टॉपिक और वीडियो दोनों खत्म हो जाएगा। वो कंडक्टर्स क्या होता है, दोज हु कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, कौन कौन कराते हैं, मेटल्स, है ना, मेटल्स कराते हैं ना। और मेटल्स तो मैंने खैर बोल दिया, बट जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादातर करा पाते हैं, फ्री रेडिकल से करा। तो हमारे पास यहाँ कंडक्टर्स का कैसा यूज आएगा, तो हमें पता है अच्छे से कि कंडक्टर्स कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं। तो उनका यूज क्या किया जाता है, जब हीट पास करने देंगे तो कंडक्टर, सबसे पहले हम उनके से क्या बना सकते हैं, तो हम उनसे क्या बना सकते हैं, कंडक्टर से कुकिंग पैन्स, कंडक्टर से हम कुकिंग पैन बना सकते हैं, बॉयलर्स बना सकते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स बना सकते हैं, ना। और क्या बना सकते हैं, कंडक्टर से कंडक्ट करने के लिए क्या बना सकते हो भाई, डिवाइसेस भी बना सकते हो आप, है ना, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस बना सकते हो। तो तीन ही लिख लो फिलहाल, तीन बहुत है। और इसके अलावा इंसुलेटर्स की बात करूं मैं, हल्का टॉपिक है इसलिए मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं। इंसुलेटर में क्या किया जाता है, दोज हु कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इंसुलेटर का यूज क्या होगा भाई, जब हमें हीट को बाहर नहीं जाने देना, कंडक्टर तो हम वहां यूज करते हैं जहां हमें हीट को आने देना है, इंसुलेटर जहां हीट नहीं जाने देना। जैसे कौन कौन इंसुलेटर हीट को नहीं जाने देते, बताओ भाई, और हीट हो या कोल्ड हो, उसको टेम्परेचर को रेडिएट नहीं होने देते, कौन नहीं होने देता यार, इंसुलेटिंग, नहीं पता तुमको, इंसुलेटिंग सिस्टम्स इन हाउसेस, है ना भाई। जो फॉरेन कंट्रीज में जहां ज्यादा ठंड पड़ती है, या इंडिया में कंक्रीट के घर होते हैं, कंक्रीट की प्रॉपर्टी क्या है कि हीट को अंदर ट्रैवल नहीं करने देते, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो बाद में रात के समय फिर वो उसको रेडिएट करते हैं, ठीक। और सर्दी में क्या, गर्मी में कंक्रीट के घर ठंडे रहते हैं और गर्मी में, सर्दी में गर्म रहते हैं, ये बड़ी खास बात है कंक्रीट के घर की, जो इंसुलेटर्स होते हैं। दूसरा,
दूसरा क्या होगा, सर्दी में हम लोग जैकेट्स पहनते हैं, है ना, जैकेट्स पहनते हो ना, तो जैकेट्स क्या है, वो इंसुलेटर से, कॉटन है, हीट आपकी बॉडी। अभी तो उनको बहुत सारे बच्चों को लगता हुआ शायद हम लोग जैकेट पहनते हैं ना, जैकेट पहनने से हमको गर्मी मिलती है। भाई जैकेट पहनने से गर्मी नहीं मिलती, तुम्हारी जो बॉडी है, बॉडी क्या है, रेडिएटर है, रेडिएट करती है हीट को, है ना, तो उस हीट को जब रेडिएट करती है वो, तो आपकी बॉडी उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग जैकेट पहनते हैं। तो इस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या पहनते हैं, जैकेट, ताकि जैकेट की वजह से क्या हो, हमारी बॉडी की हीट हम तक रहे और हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, है ना। इसी तरह क्या करते हैं हम, बॉटल्स रहती है ना, बॉटल्स वो टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, तो गर्म नहीं होने देती है, ठंडा नहीं होने देती है ना। वाटर बॉटल्स, वाटर बॉटल्स क्या करती है, मेंटेन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। वो स्पेशल बॉटल्स रहती है नॉर्मल वाली, जैसे तुम लोग के स्कूल्स में लेके जाते हो ना बॉटल्स, तो उस तरह की बॉटल्स आती है, उसका पूरा एक वो रहता है, उसके अंदर वैक्यूम रहता है, सिल्वर वगैरह कोटिंग, बहुत सारी चीजें रहती है, तो उसकी हेल्प से तुम लोग वाटर को ठंडा रखते हो या गर्म रखते हो, उसकी फंक्शनिंग है, समझे। तो ये कुछ यूज होते हैं इनके। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लें कि बताओ आप कंडक्शन कन्वेंशन को कहाँ यूज करते हो, एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन कन्वेंशन एंड व्हाट, रेडिएशन। अगर इन तीनों का एक एग्जांपल पूछ ले आपसे तो लिख सकते हो क्या, कार इंजन, है ना। कार इंजन में क्या होता है भाई, कार इंजन में सिंपल सा मैं तुमको बताता हूं, जब तुम्हारा इंजन गर्म होता है ना, इंजन हॉट, ठीक है, तो हॉट हो रहा है ड्यू टू कंडक्शन, तो ये आ गया एग्जांपल कंडक्शन का। इंजन को ठंडा करता है व्हाट, वाटर, वाटर क्या करता है, कूल्स इंजन, ठीक है, वो होता है आपका कन्वेंशन बाय फ्लोइंग ऑफ लिक्विड। भाई उस इंजन के अंदर वाटर को फ्लो कराया जाता है, जिससे कन्वेंशन के थ्रू वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठंडा करता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, रेडिएशन, इसको ऐसे लिख लो, हीट रेडिएट्स फ्रॉम इंजन, है ना। भाई जब वो हीट हुई है तो हीट बाहर की तरफ निकलेगी, इंजन से निकल के जाएगी, कहाँ जाएगी वो, तो एटमॉस्फेयर में जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन, है ना। तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया, रेडिएशन का, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई एग्जांपल पूछ लो तो एग्जांपल लिख सकते हो कार इंजन का। उसके अलावा इंफ्रारेड थर्मामीटर भी हो गया है, तो इंफ्रारेड थर्मामीटर क्या होता है, डॉक्टर साहब एक गन रख देते हैं ना हमारे माथे पे, वो गन क्या होती है, इंफ्रारेड हीट को कैप्चर करती है वो, ठीक है, हीट थ्रू रेडिएशन, वो इंफ्रारेड जो अपना वो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, इंफ्रारेड भाई इंफ्रारेड थर्मामीटर क्या होता है, वो देखा है ना डॉक्टर साहब एक सर पे लगा देते हैं वो गन, वो क्या इंफ्रारेड थर्मामीटर है ना। तो क्या करता है, आपकी हीट को डिटेक्ट करता है। हीट आपकी कैसे आती है, मान लो ये रहे आप, है ना, बुखार होगा आपको, और तो क्या होगा, आपकी बॉडी से हीट निकल रही होगी, ठीक है, और यहाँ पे लगा होगा क्या, इंफ्रारेड थर्मामीटर, वो क्या करेगा, आपकी हीट को, इंफ्रारेड डिटेक्टर लगा होता है, वो आपकी हीट को डिटेक्ट करेगा और बता देगा डॉक्टर साहब 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इसको बुखार है, ठीक है, ऐसा करके बता देगा कि इसको उतना बुखार है। तो ये भी एक एग्जांपल है इंफ्रारेड थर्मामीटर का, है ना। इसके अलावा क्या हो गया, अच्छा एक पूछ लेते हैं वैक्यूम फ्लास्क क्या होता है, थोड़ा समझ लो। वैक्यूम फ्लास्क, वैक्यूम फ्लास्क क्या होता है, ये लिक्विड को या तो ठंडा रखता है, हीट्स लिक्विड आइदर कोल्ड और हॉट, ठंडा तो ठंडा, गर्म तो गर्म, जैसे आपकी स्कूल की बोतल है ना। तो इसमें क्या होता है इसमें रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेंशन को प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन को प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे भाई, इसके अंदर होता है वैक्यूम, नाम ही वैक्यूम फ्लास्क, तो क्या होगा इसके अंदर, वैक्यूम होगा, ठीक है। वैक्यूम क्या करेगा, कंडक्शन और कन्वेंशन को स्टॉप करेगा, ठीक है, स्टॉप कंडक्शन एंड कन्वेंशन। और कंडक्शन और कन्वेंशन वैक्यूम में नहीं हो सकता है ना, तो वो रेडिएशन हो सकता है ऐसे, समझे।
तो कंडक्शन मतलब कोई बॉडी टच नहीं हो रही होगी जिसका टेम्परेचर आपके अंदर आएगा, और कन्वेंशन मतलब कोई फ्लूइड जिसमें फ्लो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इसमें सिल्वर रिफ्लेक्टर। अब सिल्वर रिफ्लेक्टर क्या करता है? सिल्वर इज अ रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएशन। शाइनी कलर अभी हमने पढ़ लिया, शाइनी कलर जो होता है वो रिफ्लेक्टर होता है, अच्छा है ना, एब्जॉर्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट्स रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है ना, तो उसकी वजह से टेम्परेचर को चेंज नहीं होता वो, ठीक है, बढ़ता नहीं है टेम्परेचर। उसके अलावा क्या बचा हमारे पास? प्लास्टिक कवर, ठीक है। प्लास्टिक कवर क्या करता है? ये भी कंडक्शन और कन्वेंशन को स्टॉप करता है, जो गर्मी आ रही है। तो प्लास्टिक इज ऑल्सो इंसुलेटर, ठीक है। तो इंसुलेट्स द ग्लास फ्रॉम टॉप। भाई ऊपर से हीट भी आ रही होगी, है ना, ऊपर से हो सकता है किसी बॉडी के कांटेक्ट में भी आ रहा हो, तो प्लास्टिक अगर है तो प्लास्टिक विल नॉट अलाउ द हीट टू ट्रैवल फ्रॉम वन बॉडी टू द लिक्विड, ठीक है। सो प्लास्टिक इज अ वेरी गुड इंसुलेटर, सो इट विल डेफिनेटली स्टॉप्स एंड प्रिवेंट कंडक्शन प्रिवेंट हो रहा है, कन्वेंशन का कोई सवाल इधर होगा भी नहीं, है ना। तो ये तीनों चीजें स्टॉप हो रही है कैसे? वैक्यूम फ्लास्क में। तो ये तीनों चीजें प्रिवेंट होती है वैक्यूम फ्लास्क में, एंड इफ यू आर एबल टू प्रिवेंट ऑल दीज थ्री थिंग्स, तो यू वुड बी एबल to either prevent losing the temperature to the surroundings or gaining the temperature from the surroundings. So that liquid will remain at the same temperature, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा जो कि वो स्टार्टिंग में इनिशियली जब आपने डाला, ठीक है। तो इसलिए हम स्कूल्स में भी इसी तरह के कुछ बॉटल्स का यूज करते थे, ठीक है। आई होप ये चैप्टर पूरा क्लियर हुआ होगा। लास्ट का तो इजी सा था, तो इसमें मैंने जल्दी जल्दी निपटा दिया, ठीक है। तो तीनों पार्ट से तीनों पार्ट जरूर देखना, कोई भी डाउट है कैम्ब्रिज आईजीसीएसई आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड के और कोई भी बोर्ड के आप देख लो, तो प्लीज कोई भी डाउट है मुझे बताना, मैं आपको डाउट को जरूर कवर करूंगा, उसको एकदम शेयर करूंगा। और वीडियो यार सब्सक्राइब भी करके जाना, ऐसे ही देख के चलेगा, सब्सक्राइब करके जाना, और कमेंट भी जरूर करना, कमेंट से पता चलता है कि यू आर जेन्युइनली वाचिंग माय वीडियो और नॉट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आएगी केमिस्ट्री की वीडियो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।